गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज फिर से वही लेसन, लेकिन इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। ये दो टॉपिक रह गए हमारे। तो जो क्वेश्चन बनता है मेन वो है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर, या सहकारी कृषि क्या है, कहाँ शुरू हुई और उसकी मुख्य विशेषताएं। इसी तरह से सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले वर्ड में ये कहाँ शुरू हुई और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब ये जो मेन क्वेश्चन है इसी के बेस पे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन कीजिए और 3 और 1 नंबर तो आप अपने आप कर लोगे। और 3 नंबर तो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि भूल तो जाते ही हो, कई बार नहीं ध्यान रहता, तो 5 नंबर वाला 3 नंबर का अपने आप हो जाता है। चलिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक। अब करते हैं सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या है? सबसे पहले तो यही, आप सहकारी वर्ड पे ध्यान देंगे और जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी जो कॉपरेशन पे है। कॉपरेशन समझ के, एक दूसरे के सहयोग से, तो उसको बोलते हैं सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में होता क्या है, कृषकों का एक समूह, वैसे अलग अलग अपने अपने खेत पे अलग अलग किसान खेती करेगा, लेकिन इसमें कृषकों का एक समूह बन जाता है। और वो समूह इसलिए बनता है, स्वेच्छा से बनता है, ये याद रखो। स्वेच्छा समझ गए, अपनी इच्छा से। अगर कोई किसान नहीं बनना चाहता उसका पार्ट, तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, कोई लॉ, कोई कानून नहीं है, ठीक है। तो कृषकों का एक समूह जो अधिक लाभ कमाना चाहता है, अधिक प्रॉफिटेबल चाहता है कृषि हो, तो उसके लिए वो स्वेच्छा से अपना एक संगठन बना लेते हैं और उस संगठन में वो अपने हिसाब से कृषि करते हैं। इस तरह की कृषि में व्यक्तिगत फार्म नहीं होते, सहकारी फार्म होते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके आप को समझाती हूँ। जैसे एक रो में बहुत सारे खेत हैं, वो खेत मेरे नहीं हैं, यानी एक पर्सन के नहीं हैं, उसमें बहुत सारे कृषक हैं, अलग अलग फैमिली से जो आते हैं। अब इन्होंने एक सहकारी संगठन बना लिया। इसमें 7, 8, 10, 12 एक ही रो में जितने भी किसान हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो सारे किसान अपने अपने खेत की बाउंड्री को हटा देंगे और उसे एक सहकारी फार्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई किसान नहीं चाहता तो उसके खेत को वो छोड़ देंगे, वहाँ उसको छोड़ के आगे फिर नेक्स्ट फार्म बना लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्वेच्छा से जब कृषकों का एक समूह कोई सहकारी संगठन बना लेता है, किस लिए बनाता है? अधिक लाभ कमाने के लिए। देखो क्या फ़ायदा होगा। कई बार कोई किसान किसी कारण से, मान लो उसकी बेटी की शादी आ गई, घर में कोई बीमारी आ गई, या कोई और कारण मेजर होगा, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसका वो पीस ऑफ लैंड या जो उसका वो खेत है वो बेकार जाएगा, उस पर खेती नहीं होगी, है ना। और अगली बार जब एक बार खेती नहीं हुई, अगली बार उसके पास पैसा नहीं होगा, फिर वो जो वो लोन लेने वाले हैं, बैंक हैं, उनके चक्कर लगाएगा। तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। होता क्या है, अगर किसी कारण से किसान अपना खेत नहीं जोत पा रहा है, बाकी कृषक मिलके हेल्प करेंगे और जब प्रोडक्शन होगी, खेती होगी, उसमें से वो अपना अपना हिस्सा जो दिया था, चाहे वो उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी लेना चाहे, लेके बाकी उस किसान को दे देंगे। तो उसका घर भी चल जाएगा, नेक्स्ट सीज़न के लिए खेती करने के लिए उसके पास पैसा भी हो जाएगा, और वो जो पीस ऑफ लैंड थी या जो वो एक खेत था वो बेकार भी नहीं जाएगा। नहीं तो वो बेकार जाता, इतने टाइम तक उस पर खेती होती नहीं। तो इन सब चीज़ों को ही बोलते हैं कि किसान बेनिफिट्स
यानी लाभ प्राप्त करने के लिए ये संगठन बनाता है, और इससे किसान को नहीं देश को भी लाभ होता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई। अगर इस तरह से छोटे छोटे खेत छोड़े जाएं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, जो सरकार सहकारी संस्था कृषकों की सहायता करती है वो सिर्फ खेती करने में सहायता नहीं करती है, बल्कि जैसे अच्छे बीज लेना, खाद लेना, कृषि यंत्र लेना, कृषि जो उत्पादन हुआ उसको मंडियों तक पहुंचाना, ये सारा काम मिलके ये सहकारी संगठन करता है। और जो भी पैसा आता है उसको ये इक्वली या काम के बेस पे डिवाइड कर लेते हैं। काम के बेस पे समझ ही गए होंगे कि अगर किसी के पास समय नहीं है, वो कुछ और काम कर रहा है, दूसरी उसकी हेल्प कराता है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे के बेस पे वो ये काम करा देते हैं। अब ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? द फर्स्ट कंट्री वाज डेनमार्क। आपको पता ही है डेनमार्क तो बहुत डेवलप्ड है। फिर डेनमार्क के बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली, सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो आप अपने आप समझ सकते हो कि सहकारी कृषि का मेन मोटिव या एजेंडा जो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा कमाना। सारे ही डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ से अनाज यूरोपीय कंट्रीज़ में भी जाएगा, सब जगह जाएगा, तो मुद्रा तो मिलेगी, और सारा वेल इक्विप्ड है, यानी मशीनों के द्वारा किया गया है। अब इसमें देखिए डेनमार्क जो है वो सब वहाँ पे ये सबसे सफल रहा, और व्यवहारिक रूप से हर एक किसान जो था इसका हिस्सा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5-6 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सहकारी कृषि शुरू हुआ प्रोग्राम, लेकिन पहली कंट्री डेनमार्क, और सफलता भी इसे डेनमार्क में सबसे ज़्यादा मिली। नेक्स्ट आता है सामूहिक कृषि। अब ये भी समूह ही बनेंगे, वो कृषक संगठन बने थे, ये कृषक समूह बनेंगे, लेकिन इसमें एक मेन जो फैक्ट है वो ये है कि ये आपकी इच्छा से नहीं होता है, ये सरकार द्वारा बनाया जाता है। देखिए मैं पढ़ती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कृषि का आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित है। यानी जो सारे एक साथ खेत हैं, उन खेतों में जो किसान हैं, जो ऑनर हैं, उनका समूह बनाया जाता है, वही उस पे श्रम करते हैं, इकट्ठे पूंजी लगाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। इस तरह की जो कृषि थी वो कहाँ शुरू हुई? आप अगर डिवाइड करके आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहले सहकारी कृषि की परिभाषा दो, सामूहिक कृषि की परिभाषा दो। दूसरा पॉइंट सहकारी कृषि का डेनमार्क में शुरू हुई। सामूहिक कृषि का सेकंड पॉइंट ये सोवियत संघ में शुरू हुई। इसको सोवियत संघ में कोलखोज नाम से जाना जाता है। 1 अंक का ये क्वेश्चन भी आता है। अब इसमें क्या हुआ? कृषि की दशा को सुधारने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ये सब शुरू किया गया। सोवियत संघ में ये शुरू हुआ। कृषि तो आपने देखा ही होगा, पिछले कुछ सालों से सोवियत संघ जो है वो ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत अच्छे स्थान पर है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो उसका मेन रीज़न, जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसी तरह से सामूहिक कृषि के द्वारा यूएसए ने कृषि पर तो अपनी आत्मनिर्भरता स्थापित की ही, साथ में ट्रेडिंग में भी यूरोपियन कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को। मैंने बताया आज़ादी के बाद हमारे देश में जो गेहूँ आता था 70-75 तक, वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी और वैसे भी हमारे संबंध घनिष्ठ हैं। अब सभी कृषक जो हैं वो अपने अपने संसाधन, यानी उनके पास ज़मीन होती है, पशु होते हैं या श्रम होता है, उसको मिला के खेती करते हैं। जैसे मान लो किसी के पास बैल हैं, किसी के पास कोई मशीनरी है, किसी के पास अच्छे बीज हैं, तो उन सबको मिला के उस पर यूज़ किया जाता है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। वहाँ पे वो अपने पशु पालें या उसमें किसी और तरह का कोई काम करें, क्योंकि खेत में जितनी भी प्रोडक्शन आती है इट विल टेक 3 और 4 मंथ्स, तो तब तक किसान भूखा तो नहीं रहेगा। तो उस समय के लिए वो अपना एक पीस ऑफ लैंड अलग से रख लेते हैं जिसमें वो अपना कोई भी काम कर सकते हैं। सरकारी उत्पादन का जो वार्षिक लक्ष्य है, मैंने बताया ये
अपना पर्सनल नहीं है, स्वेच्छा से सरकार इसमें योगदान देती है, तो वो लक्ष्य निर्धारित करती है कि इस पे इतने क्विंटल टन अनाज होगा और अधिक उत्पन्न करने वाले सभी सदस्यों में वो वितरित कर दिया जाता है। अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई, जो किसान ने एक लक्ष्य रखा, सरकार ने किसान के लिए एक लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य से अगर ज़्यादा होता है अनाज या प्रोडक्शन, तो उसका लाभ सभी पार्टिसिपेंट्स में या सभी किसानों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसको बाज़ार में बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। तो सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान किया जाता है। मैंने बताया जितना जो काम करेगा, जितना पीस ऑफ लैंड होगा, जितने उसने उसमें संसाधन दिए, उनके आधार पे उनको पैसा वितरित कर दिया जाता है। पहले सोवियत संघ में समाजवादी सरकार थी, उन्होंने इसका प्रयास किया और बाद में आपको पता ही है सोवियत संघ दैट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो उसके बाद इसका विघटन जो था, जब शुरू हुआ सोवियत संघ का, तो फिर सामूहिक कृषि में कई सुधार किए गए सरकार ने, उस हिसाब से आज भी वहाँ पर ये कृषि होती है। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन के हिसाब से 5-5 पॉइंट करने हैं। अगर वो सिंगल आएगा तो उसकी विशेषताएं लिख दीजिए, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो दोनों लिख दीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं खनन। खनन पिछली बुक में भी किया था। खनन यानी खानों से रॉ या धातु अयस्क को निकालना, और खानों से निकालने के लिए खुदाई ज़रूरी नहीं है, मशीनों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा आजकल ये होता है। खनन जो है उसमें जब ताम्र युग था, यानी तांबे का मेन यूज़ होता था, कांस्य युग जिसमें कांसे का मेन युग, लोह युग जिसमें लोहे का हुआ, तीनों कालों में खनन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है, क्योंकि तांबा, कांसा, लोहा जो भी निकाला जाएगा वो खनन के द्वारा ही निकाला जाएगा। खानों से निकालोगे ना, तो खनन तब से ही प्रचलित है। हाँ, खनन के तरीकों में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, पहले हाथ से, कुदाली से, औज़ारों से, अब मशीनों से, ड्रिलिंग मशीनें बड़ी बड़ी आ गई उनसे, और सामान निकालने में भी आसानी होती है। तो ये चेंजेस समय के साथ साथ हुए हैं। अब खनन कितनी तरह का है और खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्यों, कहाँ पे खनन करें हम? आपने देखा होगा डिटेक्टर होते हैं, मेटल डिटेक्टर, है ना, उसी तरह से मशीनें होती हैं जिनसे ज़मीन पर चेक किया जाता है कहाँ पर लोह अयस्क या कहाँ पर किसी भी तरह की धातु के अयस्क के भंडार हैं, तभी वहाँ पे खनन कार्य शुरू किया जाता है। कितने भंडार हैं, कितनी डीप माइंस हो सकती हैं, ये सब बड़ी बड़ी मशीनों से पहले डिटेक्ट किया जाता है, यानी पहचाना जाता है। उसके बाद खुदाई शुरू होती है, या आजकल जो ड्रिलिंग की जाती है वो उसके बाद का प्रोसेस है। तो खनन दो कारकों पे निर्भर करता है, एक तो भौतिक कारक, एक आर्थिक कारक। भौतिक कारक में यही कि जो हमारे पास खनिज पदार्थ हैं ज़मीन के अंदर, वो कितनी मात्रा में है। थोड़ी सी मात्रा में है तो खुदाई का खर्चा नहीं किया जाता, है ना। कितनी मात्रा में है, कितनी डीप माइंस हैं, और वो कौन सी क्वालिटी का खनिज है, उसके आधार पर खनन जो है वो किया जाता है। दूसरा आर्थिक कारक, कि उस खनिज की मांग है या नहीं, वो तकनीकी, कौन सी तकनीक निकाली जाएगी जिससे कि वो खनन हो और वो खानों से निकाला जा सके अयस्क। क्योंकि अगर खनन के तरीके पे पैसा खर्च ज़्यादा होगा तो फिर मिनरल्स को वहाँ से निकालने का कोई औचित्य नहीं है, खर्चा ज़्यादा और प्रॉफिट कम वाली बात हो जाती है। और दूसरा, उसकी अवसंरचना, उसका उपयोग, ये भी देखा जाता है कि उस मिनरल का कहाँ किस इंडस्ट्री में उपयोग है। अगर उसका विकल्प है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको निकालने की, पैसा खर्च करने की। तो दो कारक हैं, भौतिक और आर्थिक, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद खनन की विधियां भी दो हैं। दो विधियां, पहले तो एक ही होती थी जो आपकी दी हुई है,
भूमिगत खनन। एक है धरातलीय खनन। कई बार इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन या पॉइंट्स आते हैं। तो धरातलीय खनन और भूमिगत खनन में क्या फ़र्क है? धरातलीय खनन आप समझ गए नाम से ही, धरातल पे खुदाई की जाएगी, ज़्यादा डीप माइंस नहीं है, थोड़ा सा ही धरातल के नीचे जाते हैं तो हमें खनिज पदार्थ या खनिज अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। कूपकी खनन या भूमिगत खनन यानी ज़मीन के नीचे डीप माइनिंग की जाएगी, मे बी ड्रिलिंग की जाएगी बहुत डीप, और फिर खानों से खनिज अयस्क निकाला जाएगा। अयस्क यूज़ करते हैं जब वो रॉ होता है, जब वो बन जाता है तो वो खनिज पदार्थ हो जाता है। तो आप इसमें देख ही सकते हैं, आपका ये चित्र भी बना हुआ है बुक में, और कूपकी खनन और उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी दी गई हैं। कोयला पिक्चर एक आई थी पुरानी, एक अभी आजकल चल रही है अक्षय कुमार की रानीगंज, मिशन रानीगंज, अगर उसकी थोड़े आप देख सको रील तो आप देखोगे कोयला खानों, रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयला है, वो कोयला खानों में होने वाली प्रॉब्लम्स और कैसे वो कोयला वहाँ से निकाला जाता है उसी के ऊपर बेस्ड है। कभी टाइम मिले तो छोटी छोटी क्लिपिंग देखना उसकी, उससे आपको पता चल जाएगा कि खनन कितना मुश्किल काम है, कितनी लेबर लगी होती है कई बार नीचे, और अचानक से खानों की छत गिर जाती है ना। कूपकी खनन में तो ड्रिलिंग हो रही है, दैट इज़ ईजी, लेकिन जो धरातलीय खनन होता है उसमें बहुत सारे जो लेबर है, श्रम है, वो लगा होता है, और कई बार एक्सीडेंटल कॉजेज़ का कुछ भी हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो खानों के नीचे लोग दब जाते हैं, है ना, क्योंकि मिट्टी है, छत बहुत नीचे, डीप माइनिंग भी हो सकती है। तो ये दो जो हैं खनन की विधियां, ये आप 2-2, 3-3 पॉइंट में कर सकते हो, इससे ज़्यादा 3 नंबर से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट पैराग्राफ जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इस पे बेस क्वेश्चन आता है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के बहुत सारे देश विकसित हैं, वो उत्पादन की खनन, संस्करण और शोधन से पीछे हट रहे हैं और उसमें लागत अधिक आने लगी है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और उसी का आंसर लिखा है। क्वेश्चन ये आया था एक बार कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जितने विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो खनन और प्रसंस्करण जैसी तरीक़ों से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों वो जो कच्चा लोहा या जो भी है उसको नीचे से ना निकालने की बजाय दूसरे देशों से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं? उसने आंसर भी बता दिया, क्योंकि जो नीचे से खानों से जो अयस्क निकाला जाता है वो विधियां ज़्यादा महंगी हैं। उसकी बजाय जब वो उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी इजी, और हो सकता है चीप भी है, इसीलिए वो पीछे हट रहे हैं खनन से, और वो इस तरह का लोहा बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड जो होता है वो लोहा एशियन कंट्रीज से मंगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब विकासशील देश जो हैं वो शक्ति के बल पर देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि विकासशील देशों में श्रम सस्ता है। वाई? ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ है या एशियन कंट्रीज़ में है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण श्रम सस्ता है, तो आसानी से फैक्ट्रियों में, खानों में काम करने के लिए मज़दूर मिल जाते हैं। और लास्ट में है अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के देश, ये आय के साधनों का 50% इनको खनन कार्य से मिलता है, क्योंकि यहाँ सब जगह जनसंख्या में श्रम शक्ति ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से भी वो खानों में आसानी से काम करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, साथ में खनन कार्य को इजी लेबर भी मिल जाती है। क्लियर? तो ये आपका था सारे प्राथमिक व्यवसाय। बार बार मैं कहती हूँ, शुरू में भी कहा था, खनन इसमें प्राथमिक क्रियाओं में है, लेकिन आजकल कई देशों में खनन को सेकेंडरी में भी काउंट किया जाता है। दैट डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, उसके बेस पे वो इसको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जगह पे रखते हैं। तो ये तो हो गया आज का लेसन।
मैप वर्क भी करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, गुड बाय।